अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपका नाक अक्सर बंद रहता है? नाक से रतूबत भी बहती रहती है, सेंस ऑफ स्मेल भी आपकी इफेक्ट हो रही है, कम या बिल्कुल ख़त्म हो गई? तो शायद आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ एलर्जी में ना हो। एलर्जी की वजह से उससे आगे एक प्रॉब्लम होता है जिसको नाक में पॉलिप्स का बनना कहते हैं। तो शायद वो वजह हो कि आपके नाक में पॉलिप्स बने हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आज आपसे नेजल पॉलिप्स के बारे में बात करेंगे। नेजल पॉलिप्स होते क्या हैं, क्यों बनते हैं, और अगर ये बन गए तो इनको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, मेडिकल या सर्जिकल। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले नेजल पॉलिप्स होते क्या है। नेजल पॉलिप्स बुनियादी तौर पे पेनलेस सी ग्रोथ्स हैं नोज के अंदर, लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेप्स की तरह के ये नोज के अंदर बन जाते हैं और ये बिल्कुल कैंसरस नहीं होते, बिनाइन होते हैं। तो इनका काम ये है कि नाक को बंद कर देना, या इसकी वजह से रतूबत कुछ ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है, साइनसेस को बंद कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये फैलते जाते हैं अंदर अगर इनको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए। और इसके साथ जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, आईज हैं, ब्रेन है, उनको अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये बनते क्यों हैं? एक सबसे मानी जाने वाली वजह ये है कि नाक के अंदर अगर ज़्यादा देर के लिए या बार बार सूजन हो, और एलर्जी एक बड़ी वजह है उसकी, या साइनस की इन्फेक्शन बार बार अगर होना शुरू हैं, तो किसी भी वजह से नाक में जो सूजन होती है उसकी वजह से जो नाक के अंदर वाली जो झिल्ली है वो पॉलिप्स को पैदा करना शुरू कर देती है। तो पॉलिप्स एक बार बन जाए तो फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जो लोग एजमेटिक हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं ये नेजल पॉलिप्स बनने के, जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस, या एक होता है कि पेरिनियल राइनाइटिस के पूरा साल ही आपको एलर्जिक लाइक सिम्टम्स रहती हैं, अगर आपने प्रॉपर कंट्रोल ना की तो वो भी एक बड़ी वजह है। एक हमारे एक मिसकंसेप्शन है, कोई पेशेंट्स आके कहते हैं कि भाई मेरा नज़ला रुक गया, ठीक है, तो वो रुक जाना, या वो कहते हैं हमें ऐसी मेडिसिन ना दें जिससे वो नज़ला रुक जाए, क्योंकि वो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि शायद ये सिम्टम्स जारी रहेंगी तो इससे हम ठीक रहेंगे। तो इन सिम्टम्स को रोकना, नेजल कंजेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बुनियादी वजह बनती है नाक के अंदर वदूद बनने की। तो ये तो कुछ वजूहात हो गई। एक बार आप नाक में वदूद बन चुके, अब कौन से इश्यूज आपको आ सकते हैं कि नाक मुस्तकिल बंद रहेगा आपका या ज़्यादातर बंद रहेगा। नाक की बंदिश की वजह से जब कोई फ्यूम्स नाक के अंदर नहीं जा सकेंगे स्मेल के, तो उससे सेंस ऑफ स्मेल भी आपकी मुतासिर होती है, बात तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है इससे कि रनी नोज बहुत ज़्यादा रहेगा, मुस्तकिल एफर्ट करते रहेंगे नाक को क्लियर करने की, नाक के पीछे गले में रेशा जैसा रहेगा। तो इसके अलावा फेशियल पेन्स आ सकती हैं, चेहरे पे आपको दर्दें, बारीपन, हैवीनेस रहेगी, हेडेक्स रहेंगे आपको, फ्रंटल हेडेक्स खास तौर पे, या फिर आपको ये उससे रिलेटेड दूसरे इश्यूज भी, आपको आइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आइज में प्रेशर आ सकता है, या उससे नज़र भी इफेक्ट हो सकती है टाइम। अगर खुदा न खास्ता ब्रेन के अंदर चले गए तो फिर ब्रेन वाले सिम्टम्स भी आते हैं। तो ये काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसकी, अगर इसको प्रॉपरली आपने टाइमली मैनेज ना किया। तो अब इनको मैनेज कैसे करना है? अगर तो आपने शुरू में ही अब कंसल्ट कर लिया किसी डॉक्टर को और उसने आपका मुआयना किया, जिसमें एंटीरियर राइनोस्कोपी होती है, सिर्फ हेडलाइट से नाक में नज़र आ जाते हैं बात का, तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए एंडोस्कोपिकली कैमरा डाल के नाक को देखा जाता है। अगर हमें कोई क्लू मिल जाए कि नाक के अंदर वदूद हैं, तो बेहतर होता है कि इसको आप सीटी स्कैन करवा दें। तो सीटी स्कैन फर्स्ट लाइन मोडेलिटी है रेडियोलॉजिकली, कि हम इसको असेस करें कि साइनसेस में कहाँ तक फैले हुए हैं और ये डिजीज़ का लोड कितना है। उस बेस पे हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेडिकली मैनेज करना है या आपको सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। मेडिसिन बहुत क्रूशल रोल है उसका इसकी मैनेजमेंट में। इवन अगर आप सर्जिकली इसको
कर भी लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, अंदर से मुकम्मल क्लियर कर लेते हैं, तो फिर भी मेडिसिन उसके बाद भी चाहिए आपको इसकी वीकनेस को दोबारा होने को रोकने के लिए। तो मेडिसिन में क्या ऑप्शंस होती हैं? सबसे पहले तो एंटी हिस्टामिनिक है, मोटिलिकासोडियन है, या फिर इसमें नाक के अंदर स्प्रेज होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो ऑप्शंस होती हैं कि वो शुरू में दी जाएं। अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर खाने के लिए भी एक खास मिकदार में स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। अगर इन सब से नहीं कंट्रोल हो रहा, या आपकी जो टॉपिकल मेडिसिन है, स्टेरॉइड्स वगैरह वो प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच रहे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो फिर रिकमेंडेड है कि आप एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है कि नाक को कैमरे के जरिए अंदर से वो डिजीज को क्लियर करें। तो एंडोस्कोप के जरिए जो इधर साइनसेस हैं बिल्कुल आंख के पास हैं या अंदर ब्रेन तक जो जा रहे हैं, वो सारे साइनसेस को एंडोस्कोपिकली क्लियर करते हैं बाहर बगैर कोई कट आए। तो उसको लाजमी तौर पे किया जाता है ताकि अंदर से पूरा डिजीज लोड एक बार क्लियर हो। तो उसके बाद फिर आपको मेडिसिन भी साथ साथ लेना पड़ेगी, और टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि वो एंडोस्कोपिकली देखे कि दोबारा से तो नहीं बढ़ रहे हो। नॉर्मल सेलाइन जो शायद पिछली वीडियो में बताया था कि पानी में कुछ नमक ऐड करके उससे नाक को इरिगेट करते रहना चाहिए, आपको दिन में 2-3 बार करना चाहिए। उससे नाक का अंदर से हाइजीन प्रॉपर रहती है और अंदर से एडिमा भी उससे कम होता है, जो अंदर सूजन है वो कम हो जाती है। उसके अलावा आपको टाइम टू टाइम जो स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड्स का कोर्स है वो भी करना पड़ेगा, और एंटीहिस्टामिनिक वगैरह भी देनी पड़ेगी। और सबसे प्राइम चीज़ जो है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। अगर आप एलर्जिक हैं तो उस एक्सपोजर से अपने आप को बचाइए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उम्मीद है इन सब चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो अपनी जो एलर्जिक इश्यूज हैं, जो एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, उनको इग्नोर ना करिए। अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं, देर तक चल रहे हैं और आप सफ़र कर रहे हैं, तो टाइमली उनको मैनेज करिए ताकि वो कॉम्प्लिकेट ना करें। अल्लाह आपको सलामत रखे।